एवरीवन, दिस इज नीलू फिर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हों या वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर बहुत से सारी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारी इन सभी चीज़ों के बारे में और कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी है क्या, ठीक है। कई बच्चों को यही होता है कि DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इसकी दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी जो आती हैं उनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो आपका कौन कराता है, DSSB, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, ठीक है, चाहे वो कंडक्टर के लिए हो, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो इंजीनियर के लिए हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ के लिए हो, व्हाटएवर, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए डीएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। लेकिन हमारा चैनल जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, तो हम टीचिंग के ही बारे में बात करेंगे। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि डीएसएसबी दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं, ठीक है, उनके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीज़ें डीएसएसबी कंडक्ट कराता है। तो डीएसएसबी में अगर हम बात करें टीचिंग जॉब की, तो डीएसएसबी में भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो टीचिंग डिपार्टमेंट है। पहला आपका आ जाता है DOE यानी कि DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और दूसरा आपका डिपार्टमेंट होता है MCD, ठीक है। MCD स्कूल्स आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालते थे किसी टाइम पे, लेकिन अभी 2022 का जो कैलेंडर आया है उसमें इन दोनों के लिए ही कंबाइंड एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो कंबाइंड एग्जामिनेशन से ये होगा कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता था, यहाँ पर कई सारी सीट्स खाली रह जाती थी, ठीक है, और कई बार बच्चे यहाँ पर सीट्स खाली रह जाती थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी TGT, PRT और PGT तीनों की वैकेंसी निकलती थी। यहाँ पर भी तीनों की वैकेंसी निकलती थी, इवन NTT की भी वैकेंसी। तो कई बार ऐसा होता था जब एग्जाम्स कंडक्ट होते थे तो एक ही कैंडिडेट्स यहाँ भी सिलेक्ट हो गया और यहाँ भी सिलेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये जॉब तो वो एक ही जगह करेगा, या तो DOE में करेगा या MCD में करेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, कंट्राडिक्शन होने लग जाते थे। मतलब कई बच्चे किसी एक को प्रेफरेंस में दे देते थे और दूसरी सीट खाली रह जाती थी। अब ये क्या करते थे, ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखते थे, ताकि जो बच्चे पीछे रह गए, मतलब 1-2 नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका है, उनके लिए सीट्स नहीं रहती थी। तो फिर वही सेम प्रोसीजर दोबारा से शुरू होता था। तो इसीलिए अब जो डीएसएसबी ने इंफॉर्मेशन दी है कि वो अब कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें कि कंबाइंड वैकेंसी के लिए होगा, यानी कि इसकी जितनी वैकेंसी है, इसकी जितनी वैकेंसी है, दोनों की ही वैकेंसी मिलाकर एग्जाम होगा। और जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उन्हें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन का जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो चलेगा, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, इतना तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर भी आपकी 4 पोस्ट निकलती है, NTT और निकलती है, यानी कि प्री प्राइमरी में जो नर्सरी के टीचर्स होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ PRT, TGT और PGT। देखिए, अगर हम बात करें TGT की, तो ये होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद अपना डिप्लोमा और डिग्री लेते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो एलिजिबल होते हैं वो BEd, अभी तक DLED वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है क्योंकि इसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिजिबल होते हैं वो ओनली BEd वाले एलिजिबल होते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें PRT, यानी कि PRT, तो PRT में कौन एलिजिबल होते हैं, ये DLED, कई जगह इसे JBT, DLED, ठीक है, DLED भी कहते हैं। कई जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो और PGT की अगर हम बात करें, PGT की यानी कि ये होते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ये आपके किस में पढ़ाते हैं, 11th और 12th को पढ़ाते हैं। और TGT में आपको कौन पढ़ाते हैं, आपके 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। और प्राइमरी में आपके जो होते हैं वो 1st to 5th के होते हैं। और NTT में होते हैं नर्सरी, जैसे नर्सरी, KG, LKG, ये सारे बच्चे होते हैं NTT में आ जाते हैं, ठीक है। सबकी ही वैकेंसी DOE और DOE और आपका ये MCD दोनों ही डिपार्टमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर बात करें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो औरों से बेहतर देखने को मिलता है, चाहे आप KVS की बात करें, चाहे NVS की बात करें, या फिर और भी काफ़ी वैकेंसी जो स्टेट वैकेंसी जो होती हैं वहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पीआरटी के लिए आपका होता है जेबीटी कह लीजिए, जेबीटी, और आपका या तो जेबीटी डीएलएड, ठीक है, और जो भी आपका डिप्लोमा होता है, और ईटीसी करके एक और कोर्स होता है, वो भी 2 साल का होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो ये जितने भी 2 साल का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा जो होता है, वो यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी टीचर के लिए, यानी कि प्राइमरी के लिए, ठीक है, पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, और इनकी एज कितनी होती है, एज इनकी होती है 30 ईयर्स, एज आपकी 30 ईयर्स, एज आपकी 30 ईयर्स होती है। और यहीं पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें बेनिफिट नहीं मिलता अदर स्टेट के जो ओबीसी होते हैं, वरना और बाकी कैटेगरीज को बेनिफिट मिलता है रिलैक्सेशन का। एससी एसटी के लिए 5 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल, और ओबीसी 3 साल, और PWD, ठीक है, इनके लिए जो होता है वो आपका 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। और नहीं सॉरी, इनके लिए जो होता है वो 10 साल का होता है। एक बार प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, 5 या 10 साल में से किसी एक कैटेगरी में है PWD, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए शायद 10 साल का होता है, ठीक है, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो रिलैक्सेशन है ये पीजीटी में भी एप्लीकेबल है, टीजीटी में भी एप्लीकेबल है, और नर्सरी में भी, ठीक है, मतलब ये रिलैक्सेशन सबको उतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एज जो चेंज होती है, यहाँ पीआरटी के लिए जो होती है 30 ईयर्स, और टीजीटी के लिए होती है आपकी 32, और पीजीटी के लिए 36। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स है जो टीजीटी के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, तो उसे अगर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो 35 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाता है, ये कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया, इनका एज रिलैक्सेशन बता दिया, और हाँ, यहाँ पर जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे ना, वो सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे, अदर स्टेट के ओबीसी काउंट यहाँ नहीं किए जाएंगे, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, एग्ज़ाम इनका 2 पार्ट्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है, दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ टीयर 1 में होता है आपका जनरल सेक्शन, और ये टीयर में सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पर पीआरटी टीजीटी में थोड़ा सिमिलर होता है चीज़ें, लेकिन पीजीटी में आपके यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं, ये आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, और ये आपका जीके कह लीजिए, जीए कह लीजिए, जनरल अवेयरनेस, या फिर सीए कह लीजिए, करंट अफेयर्स, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, और ये भी 20 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हो जाता है 100 पेपर, 100 नंबर का जनरल पेपर। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो यहाँ भी आपका 100 मार्क्स का ही आता है, लेकिन ये आपका आता है सब्जेक्ट में से, जैसे पीआरटी वालों के लिए जो टीचिंग मैथोलॉजी है, और भी सारी पेडागॉजी वगैरह वगैरह आती हैं। यहीं अगर हम बात करें टीजीटी वालों में, तो मैथ साइंस वालों के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका 6th से 10th तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अच्छा खासा आपको उसका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर, और अगर बात करें आपके पीजीटी लेवल में, तो ये पीजीटी में चेंज हो जाता है, ये चीज़ सेम रहेगी तीनों लेवल में, लेकिन यहाँ पीजीटी में आपका, यहाँ पर पीजीटी में ये हो जाता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। और 2 घंटे का आपका पेपर टीजीटी और पीआरटी का होता है, लेकिन पीजीटी की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में आपके ये 2 जो 100 क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं, इसलिए आपको 1 घंटा और दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यहाँ पर टीयर 1 आपका जो है, और टीयर 2, दोनों में ही आपको 40% लाना ही होता है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। देखिए, ओबीसी के लिए 35 होता है %, और इनके लिए होता है 30, यानी कि
यहाँ पर जो 100 मार्क्स थे और यहाँ पर जो 100 मार्क्स थे, यहाँ से 30 मार्क्स 40 मार्क्स आपके आने चाहिए, यहाँ से 40 मार्क्स आने चाहिए, तब तो आप कट ऑफ में आगे आओगे, ठीक है। वरना कई बच्चों के साथ होता क्या है कि यहाँ तो उन्होंने ले आए 60 मार्क्स और यहाँ रहेगा 39.99 पे, तो सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है दोनों ही पार्ट अपने इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पे ही अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ये याद रखिएगा। क्वालिफाइंग है और ये किस में है, पीआरटी और टीजीटी में, यानी कि पीजीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है, मतलब जो आपकी कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर एक क्राइटेरिया दे दिया ना 40% का, तो वो पीजीटी में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब अगर हम बात करें आपके यहाँ पर जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा वो एक ये होगा कि वुमेंस को एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं। तो पहले कुछ टाइम पहले तक मिला करता था, लेकिन अभी जब लास्ट ईयर जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें वुमेंस को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कोर्ट में केस करने के बाद इस साल जो वुमेंस थी जो हो रही थी 40 ईयर्स तक का 10 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिल रहा था उन्हें दिया गया, लेकिन आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ पर मेन जो बात एलिजिबिलिटी में मैं भूल गई कि यहाँ पर पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 और पीआरटी सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यही टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2, ठीक है, आपका क्वालिफाई होना चाहिए और सब्जेक्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। और पीजीटी में कोई सीटेट अभी तक है नहीं तो मांगा भी नहीं जाता, ठीक है, आगे होगा तो शायद मांगेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अब बात करें इसके तैयारी की, तो तैयारी में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इनका जो सिलेबस होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब कि ये कब कहाँ से क्या पूछ लें कोई पता नहीं सकता। क्योंकि अगर लास्ट ईयर 2018 की बात करें तो जो पीआरटी का पेपर था उसमें से इन्होंने एनआईएस के नोट्स पूरे डाल दिए थे एग्ज़ाम में और बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते रह गए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखकर चीज़ों को तैयार करना होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों अपने लेवल पे भी एनालिसिस करते हुए अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। और बाकी अगर बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए 3-4 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, जैसे कि उसके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आपके होने चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, चैनल पे भी काफ़ी PYQs डले हुए हैं, पीजीटी के भी, टीजीटी के भी, पीआरटी के भी हैं, शायद आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। दूसरी बात करें आपका स्टडी प्लान, देखिए चाहे दिन में आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन वो 2 घंटे आपको कंटिन्यूसली पढ़ने होने चाहिए, ठीक है। ये याद रखिए कि अगर आप लगातार चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन 10 दिन छोड़ के 15 दिन पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टडी प्लान होना चाहिए आपका कोई भी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट, देखिए अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की तो प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से अगर मानिएगा तो आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस आप जान लीजिए, मैंने बहुत सारे सिलेबस इसमें डाल रखे हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो भी मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे। और कुछ टाइम बाद हम लोग भी तैयारी शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारा कंटेंट यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपको इधर उधर ना घूमना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में इतना जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि जो 50% का जो रेशियो होता है ना, 50% का रेशियो आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करता है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आपका मतलब अगर आपने कोई सिलेबस कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो ये मानिए आपकी 40% ही तैयारी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे या मॉक टेस्ट देंगे तब आपको एक्चुअल रियलाइज़ होगा कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है टाइम मैनेजमेंट,
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएँ, ताकि वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। और देखिए, और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी का आप इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि कैलेंडर तो आ चुका था, ये आपका दिसंबर या जनवरी में ही आ चुका था, लेकिन वैकेंसी की अभी कोई अपडेट नहीं आ रही। जब भी आएगी ये एकदम ही आएगी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन अगर आप वैकेंसी के इंतज़ार में रह जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है, और सारी चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी चीज़ों को फुलफ़िल किया जा सके। और हमारे चैनल पर भी अब आने वाले टाइम में आपको चीज़ें कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।